नमस्कार। स्लिप्ड डिस्क, ये शब्द हम सबने कभी ना कभी सुना ही है ना? अक्सर पीठ या गर्दन के दर्द के साथ इसका नाम जुड़ता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जब कोई कहता है कि उसकी डिस्क स्लिप हो गई है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? आज हम इसी आम लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली प्रॉब्लम की पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब किसी की डिस्क स्लिप होती है तो असल में होता क्या है? क्योंकि सच तो ये है कि डिस्क अपनी जगह से कहीं फिसल कर जाती नहीं है। ये नाम थोड़ा गुमराह करने वाला है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस स्लिप्ड डिस्क के पीछे की असली कहानी क्या है। कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा। हमें मिलना होगा हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे मेहनती हिस्सों में से एक से, इंटरवर्टिब्रल डिस्क से। इन्हें आप अपनी रीढ़ की हड्डी का नेचुरल शॉक अब्जॉर्बर समझ सकते हैं। तो ये इंट्रावर्टेब्रल डिस्क आखिर है क्या चीज? बस कल्पना कीजिए कि आपकी रीढ़ की हर हड्डी के बीच में एक छोटा सॉफ्ट गद्देदार कुशन रखा है। इसका काम है हर झटके को सहना, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी के सस्पेंशन गड्ढों के झटके सहते हैं। यही वो चीज है जो हमें आसानी से झुकने, मुड़ने और घूमने में मदद करती है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये डिस्क अंदर से कैसी दिखती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक जेली डोनट के बारे में सोचना। जी हाँ, एक डोनट। जो बाहर का सख्त रेशेदार हिस्सा है वो है एन्युलस फाइब्रोसिस, और अंदर जो नरम जेल जैसा सेंटर है वो है न्यूक्लियस पल्पोसिस। और ये कार्टिलेज प्लेट्स हैं जो इसे ऊपर और नीचे की हड्डियों से चिपका कर रखती हैं। लेकिन क्या होता है जब ये मजबूत और जरूरी स्ट्रक्चर कमजोर पड़ने लगते हैं? बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है और असली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। देखिए, डिस्क की प्रॉब्लम कोई एक दिन में नहीं होती। ये तो सालों से चली आ रही कई चीज़ों का नतीजा होती है। जैसे कि सही खान-पान ना होना, पुरानी चोटें, बैठने उठने का गलत तरीका या फिर बार-बार झुककर कोई काम करना। ये सारी आदतें धीरे-धीरे उस जेली डोनट की बाहरी दीवार को कमज़ोर करती रहती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया अंदर ही अंदर बड़ी खामोशी से शुरू होती है, इससे पहले कि किसी को दर्द का एहसास भी हो। सबसे पहले डिस्क का वो जेली वाला सेंटर यानी न्यूक्लियस अंदर ही अंदर टूटने लगता है और बाहरी दीवार भी ढीली पड़ने लगती है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से असली ड्रामा शुरू होता है। जब अंदर का प्रेशर बढ़ता है और बाहरी दीवार कमजोर हो चुकी होती है, तो अंदर की जली बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। इसी को हम डिस्क हेनिएशन कहते हैं, या आम भाषा में स्लिप्ड डिस्क। हर्निएशन का पहला स्टेज है प्रोट्रूजन। इसमें वो जेली यानी न्यूक्लियस डोनट की दीवार को बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। दीवार अभी फटी नहीं है, बस एक छोटा सा उभार बन गया है जो पास से गुजर रही नसों पर हल्का सा दबाव डाल सकता है। अगला स्टेज और भी सीरियस है, एक्सट्रूजन। अब वो जेली कमजोर दीवार को फाड़कर बाहर आ गई है। सोचिए, डोनट की जेली बाहर निकल आई है। हालांकि ये अभी भी डिस्क से जुड़ी हुई है, पर इसका एक बड़ा हिस्सा स्पाइनल कैनाल में आ गया है जहां हमारी नसें होती हैं। और ये है सबसे गंभीर स्टेज, सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें वो बाहर निकला हुआ जेली का टुकड़ा अपनी मेन डिस्क से पूरी तरह टूटकर अलग हो जाता है। अब वो स्पाइनल कैनाल में एक आज़ाद टुकड़े की तरह घूम रहा है, जो नसों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। वैसे तो ये प्रॉब्लम रीढ़ में कहीं भी हो सकती है, पर कुछ जगहें इसकी फेवरेट हैं। गर्दन में C5 और C6 हड्डियों के बीच, और कमर में L4, L5 और L5S1 के बीच। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी रीढ़ के यही वो हिस्से हैं जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं और जिन पर सबसे ज़्यादा वजन पड़ता है। तो जब लक्षण दिखने लगते हैं, तो डॉक्टर्स ये कैसे कंफर्म करते हैं कि असली अपराधी वाकई में एक हर्निएटेड डिस्क ही है? चलिए अब इसकी जांच पड़ताल की प्रक्रिया को देखते हैं। जांच शुरू होती है एक फिजिकल एग्जाम से। डॉक्टर सबसे पहले खड़े होने का तरीका यानी पोस्चर देखेंगे, कहीं पीठ में कोई अकड़न तो नहीं। फिर वो आगे झुकने को कहेंगे, ये देखने के लिए कि क्या इससे दर्द बढ़ता है। और आखिर में वो रीढ़ के आसपास दबाकर उन जगहों का पता लगाएंगे जहां दर्द सबसे ज्यादा है। इसके बाद कुछ खास टेस्ट किए जाते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि प्रॉब्लम गर्दन में है या कमर में। जैसे गर्दन के लिए स्पर्लिंग टेस्ट और कमर के लिए स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट। इन टेस्ट्स का मकसद बहुत सिंपल है।
ये उन नसों पर हल्का सा खिंचाव या दबाव डालते हैं, जिनसे ये पता चल जाता है कि दर्द की असली जड़ डिस्क ही है। एक बार जब ये पक्का हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो अगला कदम होता है इलाज और रिकवरी का। और यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने की कमाल की ताकत रखता है और ज्यादातर मामलों में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर खुद ब खुद रिपेयर मोड में चला जाता है। समय के साथ वो बाहर निकली हुई डिस्क की सामग्री सिकुड़ने लगती है, सख्त हो जाती है और शरीर उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी-कभी तो शरीर उस जगह को स्थिर करने के लिए छोटी-छोटी हड्डियां भी बना देता है, जिन्हें बोन्स पर कहते हैं। तो इलाज के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला है कंजर्वेटिव, जो ज्यादातर लोगों के लिए पहला और सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें आराम, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और दवाएं शामिल हैं। मकसद ये है कि शरीर को खुद ठीक होने का टाइम और सपोर्ट दिया जाए। दूसरा रास्ता है सर्जरी का, और इस पर तभी सोचा जाता है जब पहले रास्ते से कोई फायदा ना हो या फिर लक्षण बहुत ही ज्यादा गंभीर हों। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे हर मूवमेंट को सपोर्ट करती है, हमें सीधा रखती है और हमारा सारा बोझ उठाती है। सवाल ये है कि हम अपनी रीढ़ को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम सही पोस्चर, सही पोषण और सही मूवमेंट से उसका ध्यान रख रहे हैं? इसका जवाब हम सभी को खुद से पूछना होगा।